जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल डीजे सर क्लासेस ऑफिशियल में। उम्मीद करते हैं आप लोग पढ़ रहे होंगे और अच्छे से मजे में होंगे। पहली बात मैं आपको बता दूं, ये वीडियो किस पर्पज से है। ये आर्ट्स 12th क्लास की वीडियो है और पॉलिटिकल साइंस की है। हमने अब 2 चैप्टर अपलोड कर दिए हैं इस चैनल पर। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, जाकर के देखो। जस्ट 20 मिनट, आपको 20 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर एक समराइज वे में आपको मिल जाता है। और इससे बेहतर क्या हो सकता है, क्योंकि आपके वोट्स नजदीक है, इस वजह को देखते हुए मैंने आपके लिए डिजाइन किया हुआ है। और मोस्ट ऑफ द चीजें ये है कि हाँ, मैं इतना मानकर चलता हूँ कि आपको जो चीज बताई जाएगी वो सारी चीजें आपको समझ आ जाएंगी। तो इसलिए टाइम ज्यादा वेस्ट ना करो। और हाँ, अगर कोई है तो उस तक शेयर कर दो आप लोग। बाकी हम अपना काम करते रहेंगे, बाकी आप पढ़ते रहिए। फिलहाल आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको, 3rd चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ इंडियन पॉलिटिक्स में। अगर देखा जाए तो जिस चैप्टर का नाम है द यूएस हेजीमनी इन द पॉलिटिकल वर्ल्ड। तो यूएस हेजीमनी ये चैप्टर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो 2 वीडियोस मैंने बना दिए हैं और वो ग्रुप पे पड़े हुए हैं, आप जा करके उसको अच्छे से देख लीजिए, ज्यादा बेहतर होगा। रीजन बिहाइंड दैट, क्योंकि ये सब उसी से रिलेटेड होता है। अगर नहीं भी तो पहले इसको देख लो, फिर उसके बाद जाकर के देखिएगा। ठीक है, आइए टॉपिक पे आते हैं। क्या मतलब होता है यूएस हेजीमनी का, मतलब क्या होता है टॉपिक पे। यूएस हेजीमनी की बात करें, हेजीमनी का मतलब क्या होता है तो मैं आपको बता दूं। थोड़ा सा एक वर्ड बोलूंगा, आपको समझ आएगा। यूएस हेजीमनी का मतलब होता है किसी चीज पे पूरी तरह से कंट्रोल पाना, और किसी एक चीज पे नहीं, ऑल ओवर कंट्रोल पाना, उसी को हेजीमनी बोलते हैं। या सीधा कह दो नवाबी, दादागिरी, इसी को बोलते हैं हेजीमनी। ये कैसे आती है तो आपको मैं बता दूं, जब यूएसएसआर नहीं टूटा था 1991 से पहले, तो इंडिया में बाइपोलैरिटी चलती थी। बाइपोलैरिटी का मतलब 2 दुनिया होती थी, पहली दुनिया दूसरी दुनिया। पहली दुनिया को लीड करता था यूएसए, दूसरी दुनिया को लीड करता था कौन, यूएसएसआर। यूएसएसआर तो दिसंबर 1991 में टूट गया, और जब वो टूट गया तो अपना कोलैप्स हो गया, वो बेचारा खुद को देखेगा, अब दुनिया को देखेगा। इसी टाइम पे इमर्ज होता है कौन, यूएसए। एकदम तगड़ी सी पावर लेकर के आता है यूएसए मैदान में, और वो दिखाता है कि हाँ क्या होती है पावर। अब वो धीरे धीरे हर जगह पे अपना इंटरवेंशन करना शुरू करता है। और क्योंकि कहने का मतलब टक्कर देने वाला एक ही था, वो था यूएसएसआर। और वो जब टूट गया तो फिर टक्कर देने वाला कोई बचा नहीं, तो एक ही बंदा आ गया, वो कौन था, यूएसए आ गया। इसी चीज को बोला जाता है हेजीमनी। हेजीमनी का मतलब होता है पूरी दुनिया पे दादागिरी करना, बस और कुछ नहीं, भले वो किसी भी मैटर में हो। तो उसी के लिए मैंने उसको इंट्रोडक्शन में बता दिया, आप लोग देख करके लिख लीजिए। मैंने लिखा in December 1991, the USSR collapsed and then after USA has emerged a global power। भाई जाहिर सी बात है, जब यूएसएसआर टूट गया तो यूएसए क्या हो गया, एज इमर्ज किया, कैसा, एज अ ग्लोबल पावर। उसके बाद अगर हम बढ़े तो उसके बाद हमारा जो इंसिडेंट स्टार्ट है, आपकी बुक से ही सारा कंटेंट है, इसलिए सारे टॉपिक उसी के हिसाब से चल रहे हैं। फर्स्ट गल्फ वार चल रही है 1990 से लेकर के 1991 तक का। फर्स्ट गल्फ वार क्या है तो मैं आपको बता दूं, इराक और ईरान ये दोनों ही पड़ोसी मुल्क थे, लेकिन प्रॉब्लम ये होती, इराक में बहुत सारे ऑयल रिजर्व्स मिलते हैं। अब उस ऑयल रिजर्व्स को देख करके ईरान के मन में थोड़ा सा वो चीज लालच आता है। और ईरान के जो प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट क्या बोलूं, डिक्टेटरशिप थे वहां पे, सद्दाम हुसैन नाम था। सद्दाम हुसैन को उनकी आंखों में ये ऑयल रिजर्व दिखा, जिसकी वजह से उनकी बहुत कमाई हो सकती थी। उन्होंने तुरंत एक्शन लिया और 1991 में तुरंत अटैक कर दिया, किसके ऊपर, कुवैत के ऊपर। मैं आपको बता रहा हूँ, विदिन 6 आवर, 6 घंटे के अंदर पूरे कुवैत को सरेंडर करा दिया और घुटनों पे टिका दिया और तुरंत कब्जा कर लिया। आग ने अटैक कर दिया कुवैत के ऊपर, किसके लिए, ऑयल रिजर्व्स के लिए। बढ़िया कच्चा तेल वहां पे खूब, बहुत सारे कच्चे तेल के कुएं मिले। इसी लालच में आकर के क्या, इराक के सद्दाम हुसैन ने क्या कर दिया, अटैक कर दिया कुवैत के ऊपर। और ये बात फिर यूएसए को नागवार गुजरी, क्योंकि यूएसए उस टाइम पे इमर्जिंग पावर में था और सबसे पावरफुल था। उसने कहा अगर कहीं ये तेल हमारे हाथ लग जाए तो अच्छी बात है। बस यूएसए ने इसी बात का बहाना ढूंढा, और अगर ये तेल के लिए लड़ता तो फिर लोग इसे कहते कि भाई उनका मैटर तुम क्यों बोल रहे हो, वो पड़ोसी है, अपना देखे चाहे जैसे करे, तुम क्यों बीच में आ रहे हो। फिर यूएसए ने क्या कहा कि हर एक कंट्री की अपनी सॉवरेनिटी होती है, उसका प्रोटेक्ट करना, उसका आत्मरक्षा करना उसका अधिकार है, वो नहीं कर पाएगा, हम मदद करेंगे, और यूएन कंट्री साथ में आओ। इसलिए सभी यूएन कंट्रीज को यूनाइट किया। और फिर मेन इसका मोटिव यही था, सभी यूएन कंट्रीज को यूनाइट किया। 20 में से 12 इस्लामिक नेशंस को भी इनवाइट कर लिया और कहा चलो मिलके हम लोग क्या कहते हैं, कुवैत को इन्वाइट कराते हैं और कुवैत को हम इराक से आजादी दिलाते हैं। अब इसके लिए उसने क्या स्टार्ट कर दिया, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। आपके सामने लिखा हुआ ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म की अगर मैं बात करूं, क्या है, यूएसए एंटर्ड विद यूएनओ फोर्सेस 12 आउट ऑफ इस्लामिक कंट्रीज विद 6,60,000 ट्रूप्स एंड 1300 एयरक्राफ्ट अंडर द। और ये मामला कब होता है, 28 फरवरी 1991 का होता है। इराक वाज सरेंडर एंड अरेस्ट सद्दाम हुसैन। इराक, बिल्कुल कहने का मतलब भाई इतनी बड़ी सेना, 6,60,000 की सेना और 1300 से ज्यादा एयरक्राफ्ट, धुआं धुआं एकदम मार के एकदम बवाल काट देते हैं। जबकि मैं बता दूं तुमको 4 लाख से ज्यादा फोर्सेस सिर्फ यूएस की ही थी।
अब तुम खुद सोचो, 4 लाख की यूएस फोर्स हो गई, बचे कितनी, 2,60,000, 2,60,000 में सभी थे, यूएन कंट्रीज भी थे, 12 इस्लामिक कंट्रीज भी थी। तो तुम सोचो टुकड़ों टुकड़ों में इनकी सेना गई हुई। तो मेन रिप्रेजेंटेशन किसका, यूएसए का, तो यूएसए ही लीड करेगा। यूएसए की नजर सीधा थी किसके ऊपर, ऑयल रिजर्व पे थी, कुवैत के ऑयल रिजर्व पे थी। उसको कोई हमदर्दी नहीं थी कुवैत से, कुवैत से बस इसलिए हमदर्दी थी क्योंकि कुवैत में क्या था, ऑयल रिजर्व था, इसलिए उसने इराक को मारा और सद्दाम हुसैन को अरेस्ट कर लिया वहां पे। अब उसके बाद में इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकले, तो मैं आपको बता दूं इसके कॉन्सिक्वेंसेस लिखा, दिस वाज एस्टैब्लिश्ड यूएस हेजेमनी एंड सुपीरियरिटी इन द वर्ल्ड। मैं आपको बताता हूं, अगर आपको अपनी सुपीरियरिटी दिखानी है तो आपको क्या करो, किसी एक को मारो बेदर्दी से, बहुत बेरहमी से, 4 लोग वैसे ही डर जाएंगे। यूएसए ने यही किया, इराक को बहुत पीटा, बहुत मारा, जितना हो सकता था एकदम डिस्ट्रक्शन मचा दिया, बहुत मारा, जिसकी वजह से नतीजा क्या निकला, नतीजा ये निकला कि क्या कहते हैं, पूरी दुनिया यूएस के से डरने लगी। और यूएस के पास जितने भी हथियार, जितने भी टाइप के वेपन्स, ये सारी चीजें थी, उन सबको शो करने का मौका भी मिल गया उसे। भाई उसने दिखाया, अपनी आर्ट्स ऑफ द वेपन्स निकाले मार्केट में और दिखाया। इससे क्या, वेपन इंडस्ट्री में भी हाइक आई, उसकी बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ। क्योंकि आप कहने का मतलब है कि कोई चीज को तब खरीदोगे जब उसकी एक्सपीरियंस और उसके पावर को देख पाओगे। तो वो तो जंग में दिखा रहा है, एकदम तगड़े से बढ़िया काम कर रहे हैं। इसीलिए बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने इस जो गल्फ वॉर थी, इस डेजर्ट स्टॉर्म को, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म को, इसको वीडियो गेम वॉर कहा कि इस लेवल का मतलब वॉर तो आज तक नहीं हुआ, इसको बहुत सारे एक्सपर्ट ने कहा। दूसरी बात, इराक वाज क्रैश्ड, पूरी तरह से इराक बर्बाद कर दिया। और फिर यहाँ पे इन 1992 से लेकर के 2000 तक यूएसए ने बहुत सारी कंट्रीज पे अटैक किया बेवजह। किसी कंट्री में कोई भी चीज दिक्कत चल रही, जाकर के तुरंत अटैक कर दे रहा है। यानी दुनिया में सुपीरियरिटी और हेजीमनी किसकी आ गई, यूएसए की आ गई। क्योंकि यूएसएसआर अपने में ही टूटा पड़ा है, वो अपने को संभाल नहीं पा रहा, और यही मौका था यूएसए के पास अपने आप को सुपीरियरिटी और हेजीमनी दिखाने का। पूरी दुनिया डरने लगी उससे, हर जगह इंटरवेंशन करता था। अब इस वजह से क्या हुआ, इस वजह से यूएसए के बहुत सारे दुश्मन बढ़ गए। दुश्मन क्या बढ़ गए, मैं आपको बताता हूँ। एक ग्रुप है अलकायदा। अलकायदा ग्रुप ने क्या किया कि यूएसए को टारगेट करना शुरू कर दिया। अब यूएसए में तो मार नहीं सकता क्योंकि यूएसए अपनी सिक्योरिटी बहुत स्ट्रांग रखता है। तो यूएसए में जब नहीं मार सकता तो हर एक कंट्री की एक एम्बेसी होती है, वो दूसरे कंट्री में होती है, उसे दूतावास बोलते हैं। अब अलकायदा क्या करने लगा कि उनकी जो एम्बेसीज होती थी उस पर टारगेट करने लगा, जगह जगह दूतावासों पे, एम्बेसीज पे टारगेट करने लगा। इससे यूएस बहुत फ्रस्ट्रेशन हुआ। यानी यूएस सुपीरियरिटी तो गेन की, हेजीमनी तो गेन की, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि उसने दुश्मन बहुत बढ़ा लिए। लेकिन एक बात मैं बता दूं, एक चीज समझो, अगर दुनिया में रहना है तो आपको करना भी पड़ेगा ये सब। और यूएसए ने कोई गलत नहीं किया, उसने अपने नागरिकों के लिए, अपने देश के लोगों के हित के लिए काम किया। बाकी दुनिया में कुछ भी हो उससे उसको फर्क नहीं पड़ते। अब उस यूएसए के दुश्मन में मेन दुश्मन जो था वो अलकायदा था। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अलकायदा क्या करता था, उसकी यूएसए की एम्बेसीज पे बहुत अटैक करता था, दूसरे दूसरे देशों में जो एम्बेसीज होती है। अब मामला जो यहाँ पे चलेगा, अब हमारा जो हेडिंग होगी वो हेडिंग हमारी कौन सी है, इमरजेंस ऑफ तालिबान इन अफगानिस्तान। अब यहाँ पे बड़ा खतरनाक मामला, आप याद रखना, ये इंसिडेंट आपसे बोर्ड में पूछा भी गया है। तो मैं बताता हूँ इमरजेंस ऑफ तालिबान इन अफगानिस्तान का मतलब क्या है। ये एरा है 1996 का। कब की बात हो रही है, 1996 में क्या होता है, तालिबान जो होता है, तालिबान एक आतंकवादी ग्रुप है, जो कि टेररिस्ट ग्रुप है। वो क्या करता है, वहां की सरकार को हटा करके, भगा करके, पूरे 100 में से 90% अफगानिस्तान पे किसका कब्जा हो जाता है, तालिबान का। और उस तालिबान को लीड कौन कर रहा है, ओसामा बिन लादेन। ओसामा बिन लादेन एक आतंकवादी है जो उसको लीड कर रहा है, और ये पूरी तरह से अपना गढ़ बना लेते हैं। अब ये जो क्या कहते हैं यूएसए होता है, ये फिर मैंने आपको बताया कि इसकी आदत क्या थी, हर जगह पे बाजने की। मैंने बताया तो 1991 से लेकर के 2000 तक इन्होंने वेरियस, हर कंट्री में जहां कुछ गड़बड़ होता तो वहीं पहुंच जाते थे। अपने देश में कुछ भी चल रहा है उससे नहीं मतलब है, कहीं कुछ भी चल रहा है वहां पहुंच जाते थे। यहाँ पे बहुत बम्बिंग। इस वजह से अलकायदा पूरी तरह से दुश्मन बन चुका था किसका, अमेरिका का। अब अलकायदा को इंतजार था तो बस एक मौके का, और वो मौका आ ही गया। उस इवेंट को क्या बोला गया, 9/11 अटैक। इतिहास में ये 9/11 के हिसाब से फेमस है, बस इसमें गलती मत कर देना, ये उल्टा लिखा हुआ है। क्योंकि 9/11 का मतलब हमारे हिसाब से क्या होता है, 9/11 9 तारीख 11वां महीना, हमारे हिसाब से होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इनका कहने का मतलब ये है कि 11 तारीख 9वां महीना 2001। ये देखो एक्चुअल डेट ये है 11 सितंबर 2008, लेकिन जो अमेरिकन की डेट डालने की जो स्टाइल है या वो जो लिखते हैं वो 9/11 लिखते हैं। चलो, तो इस बात का आप ध्यान रखना। क्या होता है 11 सितंबर 2001 को क्या होता है, गौर से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को 9/11 अटैक कर बोलते हैं। ये क्या कहते हैं, 11 सितंबर कब की बात है, हाँ 11 सितंबर 2001 की बात है। यूएसए में 4 कॉमर्शियल प्लेन को हाईजैक करते हैं।
ये जो टेररिस्ट ग्रुप है, आतंकवादी ग्रुप है, एक साथ 4 प्लेन को अलग अलग लोकेशन से अलग अलग जगह पे उनको यूएसए के अंदर ही कहीं ना कहीं जाना था, उसी के अंदर, आउटसाइड। इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं थी, वो नेशनल फ्लाइट थी। जैसे इंडिया की अगर कंपैरिजन करें तो मुंबई से लखनऊ जा रही है, लखनऊ से पुणे जा रही है, इस तरह का मैटर था। तो ऐसे वो यूएसए में जा रही थी। पहली 2 प्लेन को जो हाईजैक किया उसमें 80 से ज्यादा यात्री थे। उस प्लेन को हाईजैक करके यूएसए में एक बहुत बड़ा ट्विन टावर था, 110 मंजिला इमारत थी और 2-2 बिल्डिंगें थी, और उसी को बोला जाता था ट्विन टावर या WTO बोला जाता, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। उसी पे जाके दे मारा, पूरी तरह से बिल्डिंग क्रैश हो गई, पूरा तहस नहस मच गया और सभी के सभी लोग मारे गए। जैसा कि इवेंट में लिखा हुआ है, क्या लिखा कि फर्स्ट एंड सेकंड स्ट्राइक ऑन द 110 स्टोरी बिल्डिंग ट्विन टावर WTO, उस पे मार के क्रैश कर देते हैं। अब बाकी बची 2 प्लेन। एक जो थर्ड प्लेन थी उसको क्या किया, यूएसए में एक बिल्डिंग है जिसे बोलते हैं पेंटागन। क्या बोलते हैं? पेंटागन। पेंटागन में ये अपने सीक्रेट्स वगैरह, जैसे मिलिट्री ऑफिस है, समझ लग सकते हो, वहां पे अपने सारे इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस की सीक्रेट रखते हैं और उसके बारे में रिसर्च वगैरह करते हैं। तो बहुत ही अच्छी बिल्डिंग थी पेंटागन। उस बिल्डिंग पे जाकर के दे मारा इन्होंने, हालांकि उस पे ज्यादा डैमेज नहीं हुआ जितना डैमेज वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हुआ था। और बची बात क्या कहते हैं चौथे प्लेन की, तो चौथा प्लेन क्रैश कर गया यूएसए के एक विलेज में। हालांकि इस प्लेन को क्रैश विलेज में नहीं कराना था, इस प्लेन को क्रैश कराना था, मैं आपको बता दूं, जैसे इंडिया में प्रेसिडेंट हाउस है वैसे यूएसए में जो होता है उसे बोलते हैं, क्या कहते हैं, हमारे यहाँ प्रेसिडेंट हाउस नहीं बोलते, राष्ट्रपति भवन बोलते हैं, और यूएसए में प्रेसिडेंट हाउस यानी व्हाइट हाउस को बोलते हैं। किसे बोलते हैं? व्हाइट हाउस को। आपने कहीं ना कहीं मूवी या फिल्मों में या कभी ना कभी इसका नाम सुना होगा। तो इस प्लेन को व्हाइट हाउस पे दे मारना था, लेकिन जब ये बात रेडियो टेलीकास्ट कर दी गई, रेडियो टेलीकास्ट जब की गई तो ये बात क्या कहते हैं, अंदर बैठे हुए पैसेंजर्स को पता चला कि हाँ हमारी प्लेन क्रैश हो गई और एक प्लेन तो क्रैश हो ही चुकी है, अब इस प्लेन को भी क्रैश कर देंगे, एट द एंड मरना तो है ही है। तो उन लोगों ने वहां पे जो क्या कहते हैं टेररिस्ट है उनसे हाथापाई की, जिसकी वजह से कंट्रोल खो गया। और ये भी मैं बता दूं, वो जो भी टेररिस्ट थे उन सभी आतंकवादियों को प्लेन उड़ाने की अच्छी खासी ट्रेनिंग दी गई थी, यानी वो कंट्रोल अपने हाथ में लेकर के उड़ाते थे और ले जाकर के प्लेन सीधा दे मारते थे कहीं भी। तो जब वो कंट्रोल खो गया और फिर वो कंट्रोल जा करके व्हाइट हाउस पे ना जाकर के स्ट्राइक करके कहा वहां के एक गांव में रिहायशी इलाके में जाकर के वो प्लेन गिर गया। इस तरह से 4 प्लेन अटैक होते हैं यूएसए में, और ये यूएसए में इतिहास का बहुत बड़ा इवेंट माना गया। यूएसए ने इसको बहुत ही ज्यादा सीरियसली लिया। यूएसए ने इस इवेंट को किससे कंपेयर किया? पर्ल हार्बर से किया। मैं आपको बता दूं पर्ल हार्बर 1942 की एक घटना है, जिसमें क्या होता है कि जापान जो होता है पर्ल हार्बर पे अटैक कर देता है यूएसए, और उसी के नतीजे, उसी का बदला लेने के लिए यूएसए क्या कहता है 1945 पे जापान पे बॉम्ब गिरा देता है, जिसे न्यूक्लियर बॉम्ब कहते हैं, हिरोशिमा और नागासाकी पे। तो तुम सोचो अगर इस इवेंट को उससे कंपेयर किया गया होगा तो ये कितना बड़ा इवेंट रहा होगा। इस वजह से पूरा और यूएसए जो था वो बौखला गया, और यूएसए में बैक टू बैक ऐसी 4 घटनाएं हो गई, 3-4 घटनाएं, जिसकी वजह से यूएसए पूरा बौखला गया। यूएसए ने इसे क्या नाम दिया? द वॉर ऑफ टेरर, द ग्लोबल वॉर ऑफ टेरर कहा। ये कहा मेरे लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए वॉर ऑफ टेरर है। और इसकी जो जिम्मेदारी ली, और मैं बता दूं कि मेन दुश्मन यूएसए का कौन था? अलकायदा। अलकायदा ने तुरंत इसकी जिम्मेदारी ले ली कि हाँ ये मैंने कराया है और इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। अक्सर ये चीज होता है जब भी कोई आतंकवादी आउटफिट या आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन कुछ ऐसी चीजें करता है तो उसकी जिम्मेदारी ले लेता है। समझे कि नहीं समझे? 9/11 अटैक के बाद यूएसए पूरी तरह से बौखला गया और इसने इतनी बॉम्बिंग की अफगानिस्तान की, 10 साल तक लगातार तक अफगानिस्तान की बॉम्बिंग करता रहा। और बॉम्बिंग कर रहा था अफगानिस्तान को ओसामा बिन लादेन मिला कौन? क्योंकि इस इवेंट का जो मास्टरमाइंड था 9/11 अटैक का, क्योंकि आपको मैंने अभी बताया 9/11 अटैक किसने कंडक्ट कराया था? वो क्या कहते हैं अलकायदा ने इसकी जिम्मेदारी ली। अलकायदा को लीड कौन कर रहा था? ओसामा बिन लादेन। तो ओसामा बिन लादेन इसका मेन हीरो था, सॉरी मेन विलन था इसका, क्या कहते हैं 9/11 अटैक का। और ये बैठा कहाँ था? पाकिस्तान के अबोटाबाद में। ये पाकिस्तान वही जो यूएसए की नाजायज औलाद है, ठीक है, बहुत सपोर्ट करता था, वहां बैठा था, 11 साल से छुपा रखा था पूरा। कब मारा उसको जाकर के? देखिए, आफ्टर 10 ईयर ओसामा बिन लादेन वाज किल्ड इन अबोटाबाद पाकिस्तान इन जून 2011। पाकिस्तान का एक शहर अबोटाबाद में बैठा हुआ था। इसको ड्रोन इस हमले में 2011 में यूएसए ने मारा इसको जाकर के। तुम देखो, सांप पालोगे, कहने का मतलब है जिस सांप को तुम दूध पिला रहे हो दूसरे को काटने के लिए मौका मिलेगा तो तुमको छोड़ देगा क्या? ओसामा बिन लादेन को बनाया किसने था? यूएसए ने ही बनाया था। इस पे अलग टॉपिक है। अलकायदा को किसने खड़ा किया था? यूएसए का ही हाथ है। इसने यूज करना चाहा था किसी और के लिए, मामला पलट गया। समझे कि नहीं समझे? खैर आगे देखते हैं। अब इसके बाद फिर से इराक इन्वेजन हो गया। इराक इन्वेजन कह दो सर ये क्या हो रहा है? अभी तो आपने कहा कि इराक इन्वेजन 1991 में हुआ था, जिसमें इराक ने सरेंडर कर दिया, यूएसए
6,60,000 ट्रूप्स के साथ आया था, 1400 एयरक्राफ्ट लेके मारा, सरेंडर करवा दिया। तो हाँ बिल्कुल, उस टाइम पे इराक पे इन्वेजन नहीं हुआ था, इराक ने कुवैत को इन्वेज किया था। तो कुवैत को क्या कहते हैं, फ्रीडम कराने के लिए अटैक हुआ था, इराक पे नहीं अटैक हुआ था। इस बार क्या किया, क्योंकि आपको मैं बता दूं इराक में कौन है, सद्दाम हुसैन। और सद्दाम हुसैन जब तक जिंदा रहेंगे तब तक यूएसए के लिए दिक्कत थी, यूएसए अपना अकॉम्प्लिश नहीं कर पाता। फिर यूएसए ने क्या कहा, यूएसए ने कहा कि यहाँ पे अपने मन से ही कोई बात बना लेता था। कहा यूएसए ने कहा कि इराक में डेमोक्रेसी नहीं है, वहां पे डिक्टेटरशिप है, वहां पे जो कुर्ड्स कम्युनिटी के लोग हैं उनको मारा काटा जा रहा है, जो कि सही बात है, कुर्ड्स कम्युनिटी के लोगों को मारा काटा जा रहा है। तो इससे यूएसए को बड़ा दर्द हुआ। तो अगर तुमको दर्द होता दूसरे के मारे काटे जाने से, दूसरी कंट्री में तुम बहुत इंटरवेंशन करते हो, तो तुमको अपनी कंट्री में क्यों नहीं दर्द होता। यूएसए में मैं आपको बता दूं, यूएसए में हर एक कंट्री में कोई ना कोई जो क्या कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन होता है। यूएसए में अगर सबसे बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है तो किस बिहाफ पे है, वो रेसिस्ट है। कैसा है, कलर डिस्क्रिमिनेशन है, वहां पर काले गोरे का ज्यादा भेद है। अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट जो थी उसमें यही हुआ था मामला कि एक ब्लैक पीपल था जिसको पुलिस ने क्या कहते हैं सड़क पर पटक के मार दिया था, वो चिल्लाता रहा सॉरी सर आई कांट ब्रीथ, और उसको पटक के घुटना रख के उसके गले पे मार दिया और वो तब तक मर गया। तो इसकी वजह से बड़ा बवाल हुआ था वहां पे। तो वहां पर कुछ भी चले वो ठीक है, दूसरे कंट्री में चले तो वो नहीं ठीक है। उसका मेन मतलब ये था कि हाँ इराक को खत्म करो, दुनिया में क्या कहते हैं दहशत मचेगी और हमारा सुप्रीम एजेंडा चलेगा, सुप्रियॉरिटी हमारी होगी। क्या किया, इराक इन्वेजन कर दिया 2003 में। अब इससे क्या होगा, यूएसए लॉन्च अटैक ऑन इराक इन 2003 विद 40 अलाइज कंट्रीज, सभी को साथ लेकर के मारता था। क्यों, क्योंकि ये कहता था ये पूरे देश के लिए खतरा है। और मतलब ये रखता था जैसे 100 सोल्जर जा रहे, 100 में से 80 अपने भेज देता था, कहता 2-3 तुम भी भेज दो। इससे कहने का मतलब ये है कि उस टेररिस्ट के आंखों में वो अकेला यूएस ना है, पूरे सभी यहाँ है। समझे कि नहीं समझे, फायदा अकेले का, नुकसान सभी का कराएगा आरामजादा। खैर, ऑन द बेसिस ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द डेमोक्रेसी एंड सेफ एंड फॉर द कुर्ड्स को बचाने के लिए इन्होंने ये कहा कि हम डेमोक्रेसी वहां पे मेंटेन करेंगे। ठीक है, हालांकि इसमें मैटर क्या हुआ कि इसमें सद्दाम हुसैन को क्या कहते हैं फांसी की सजाएं दिलवा देते हैं और अपने पसंदीदा किसी चाहने वाले को, क्योंकि वहां पर इराक में ये चाहते थे कि हमारी पसंद की सरकार बन जाए जिसकी वजह से हमें वो दिक्कत ना करेगी। सद्दाम हुसैन उसके अगेंस्ट थे, सद्दाम हुसैन को मरवा दिया, फांसी पे चढ़ा दिया। हालांकि मैं बता दूं सद्दाम हुसैन के जो गवाह आई विटनेस थे उनको भी यूएसए ने ही मरवा दिया था, जो कोर्ट में उनकी पेशी होनी थी। समझे कि नहीं समझे। और इस वजह से क्या कहते हैं वहां सद्दाम हुसैन को मार के अपनी रिजीम की सरकार बना ली। हालांकि अब इसमें बहुत सारे जो एक्सपर्ट थे, जियो एक्सपर्ट थे, वो इसकी चालाकी को समझ गए कि ये क्या करता है। पूरी दुनिया इसकी चालाकी को समझने लगी थी कि ये क्या करता है, हम सबको लेकर के वार में जाता है और फिर मलाई अकेले खा लेता है, नाम हम सबका आता है। तो इसको कई बार इराक इन्वेजन फेल्योर भी बोला गया। तो इराक इन्वेजन फेल्योर क्या है और उसे जान लेते हैं। अब जब इराक पे अटैक कर दिया यूएसए ने, तो इसको बहुत सारे लोगों ने क्या बोला, इराक फेल्योर बोला। किस लिए बोला तो मैं आपको बताता हूँ। लोगों ने कहा, जैसे इनकी बदतमीजी सब समझ गए थे लोग, तो कहा कि अब बताओ, एक बात बताओ हमें, तुम अगर तुमको इतनी ही चाह है ना, क्यों किया, तो एक एक ऑप्शन को समझते हैं। देखो, पहला इन्होंने बोला who gave America to right to ensure the role of global moral policy। ठीक है भाई, किसने अधिकार दे दिया पूरी दुनिया में तुम ग्लोबल मोरल पॉलिसी को करोगे। अपने कंट्री में नहीं देख पा रहे, अपने घर में क्या चल रहा है वो नहीं देख पा रहे, दुनिया में देखोगे। और अगर इतना ही तुमको दुनिया में डेमोक्रेसी की परवाह है, अगर सच में तुम डेमोक्रेसी में बिलीव करते हो, तो पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ को क्यों सपोर्ट कर रहे हो। उसी टाइम पे मैं आपको बता दूं पाकिस्तान में तख्ता पलट हुआ और वहां के जो जनरल थे, मेजर जनरल परवेज मुशर्रफ, उन्होंने मिलिट्री के साथ टेक ओवर कर लिया। और वो टेक ओवर यूएसए ने ही करवाया था। मतलब एक जगह पे जहां पर तुम्हारे इंटरेस्ट फुलफिल हो रहे हैं वहां पे तुम्हारे हिसाब से सही है, और जहां फुलफिल नहीं हो रहा है वहां पे तुम डेमोक्रेसी स्टैब्लिश कर रहे हो। ऐसा कुछ नहीं। तो यही सब दुनिया ही बोलने लगी थी यूएसए की हिपोक्रेसी को देखकर। और यूएसए किसी से छुपा नहीं है, वो एक नंबर का हिपोक्रेट कंट्री है। बात खत्म। यहाँ पे लिखा हुआ, इफ यूएसए एक्चुअली बिलीव इन डेमोक्रेसी, सो व्हाई यूएसए सपोर्ट पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ। समझे कि नहीं समझे। बिकॉज क्योंकि ये इसकी बात सुनते थे जनरल परवेज मुशर्रफ, तो इन्हीं को बढ़िया डिक्टेटरशिप बना दिया। और सद्दाम हुसैन नहीं सुनते थे तो सद्दाम हुसैन पे अटैक करके सद्दाम हुसैन को मरवा दिया। उसके 3 गवाह थे उनको भी मरवा दिया। फाइनली इवेंट आता कौन सा, ये सेकंड क्या नजर तरीका था इराक पे अटैक करने का। दूसरा ये था कि उसकी नजर किस पे थी, इराक के ऑयल पे थी। भाई इराक भी एक क्या कहते हैं गल्फ कंट्री में आता है, और इराक में भी बहुत सारे ऑयल रिजर्व थे। जैसे कि कुवैत में थे वैसे ही इराक में भी बहुत सारे थे, तो उस पर भी पूरा अधिकार कर लिया। और तीसरी बात है, तो तीसरा तो सद्दाम हुसैन को मारना था, बात खत्म। क्योंकि सद्दाम हुसैन ने यूएसए को बहुत ही ज्यादा क्षति पहुंचाई थी, यूएसए को बहुत ही ज्यादा परेशान किया था। सद्दाम हुसैन को 2006 में फांसी लगवा देता उसी के देश में। समझे कि नहीं समझे। बहुत
बेदर्दी से काम करता है ये, ठीक है। तो ये तो तुमने देखी अभी तक यूएसए की मिलिट्री सुपीरियरिटी या पावर सुपीरियरिटी या पावर मिलिट्री में हेजीमनी देखी तुमने, समझ आ गया होगा इतना। और अगर समझ आता है ना, एक एक चीज को नोट्स बनाना, समझे कि नहीं समझे। और हाँ, शेयर वेयर करते रहा करो यार, समझे कि नहीं समझे, मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। और हाँ, चलिए आगे का पॉइंट देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए, पहले नोट कर लीजिए। तो आप लोग जान चुके होंगे कि यूएस हेजीमनी क्यों कही जाती है, यूएस सुपीरियरिटी क्यों कही जाती है। हेजीमनी की तो स्टार्ट में ही डेफिनेशन बताई थी, भाई पूरी दुनिया में उसका इन्फ्लुएंस चल रहा है, तो इसलिए यूएस हेजीमनी कही जा रही है। और यूएस हेजीमनी दिखे किस पे, तो स्ट्रेंथ किस पे दिखाई, मिलिट्री स्ट्रेंथ दिखाई। भाई उसके पास मिलिट्री पावर है, तुम खुद सोचो, गल्फ वॉर में अगर 1300 एयरक्राफ्ट उतार दे रहा है तो उसके पास कितने रिजर्व में होंगे। यानी आइडिया लगाया जा सकता है 6 लाख टोटल ट्रूप्स जाती है, जिसमें से 4.5 लाख की फोर्स जो होती है अमेरिका की होती है गल्फ वॉर में। तो आपको समझ आ रहा होगा कि क्या मिलिट्री स्ट्रेंथ है। इसकी वजह भाई मैं कहता हूं जिसके पास पैसा और पावर होगा उसकी हेजीमनी होगी, साथ में उसके पास टेक्निकल पावर भी है जो कि सामने लिखी है। और मैं बात करता हूं पहला स्ट्रक्चरल पावर में क्या लिखोगे आप, प्रोविजन ग्लोबल पब्लिक गुड्स। प्रोविजन ग्लोबल पब्लिक गुड्स का मतलब क्या है, भाई सी रूट्स इसने डेवलप कर दिए, समझे कि नहीं समझे। पहले ऐसा नहीं सी रूट्स इन्होंने बनाए, लेकिन जैसे कहने का मतलब जैसे सी रूट्स पहले कितना चलता था 10%, ये फील्ड में जब आया इसने मार्केट में एंट्री मारी, 90% सी रूट्स जनरेट कर दिया, सिक्योरिटी देनी शुरू कर दी, आराम से कि यहाँ सही सलामत माल पहुंचेगा। आगे बात करें दूसरा चीज क्या, अमेरिका शेयर इन द वर्ल्ड ट्रेड। अमेरिका का शेयर सबसे ज्यादा बनने लगा दुनिया के ट्रेड में। भाई हथियार वो बेच रहा, वेपन्स वो बेच रहा, बाकी प्रोडक्शन की चीजें टेक्नोलॉजी वो बेच रहा, तो सबसे ज्यादा शेयर्स हो गया, बहुत ज्यादा बेनिफिट। दूसरा मेन रिप्रेजेंटेशन इन द आईएमएफ, द वर्ल्ड बैंक, द डब्ल्यूटीओ। इसमें सबसे ज्यादा, जैसे कोई चीज, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ये कोई घर से पैसा नहीं लाते। एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, बड़ी बड़ी कंट्रीज उसमें जाकर के पैसा डालेंगी, फिर कोई कंट्रीज आएगा उससे, अगर छोटी कंट्रीज अगर उससे लोन लेकर के जाएगा तो जिस हिसाब से जिसका जो पैसा आया था उस हिसाब से उसको लोन दिया जाता है। यही सब होता है वर्ल्ड बैंक, नहीं समझे। और मैं बताता हूँ, मान लो ये कोई ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें 100 रुपए डाल रखे तुमने, अब इसमें से 2 लोग हैं, एक ने 80 डाल रखा है और एक ने 20 रुपए डाल रखा है। अब ये कोई छोटी कंट्री आई, ये 2 बड़ी कंट्रीज हैं, ये कोई छोटी कंट्रीज आई, इसमें से अगर क्या कहते हैं लोन लेकर के गई, अगर ये कुछ लोन लेकर के गई, बाद में जब इसमें इंटरेस्ट देगी तो सबसे ज्यादा हिस्सा किसको, इस वाली को मिलेगा, उससे कम इसको मिलेगा। तो इन सब में भी इसका क्या कहते हैं, अमेरिका का बड़ा रोल था, जिस वजह से क्या होता था कि अमेरिका जिसको चाहता था उसको क्या कहते हैं लोन वगैरह प्रोवाइड कराता था, नहीं चाहता था नहीं कराता था। तो इसमें भी बड़ा इन्फ्लुएंस था, क्योंकि हर कंट्रीज इसी के आगे आएंगे, झुकेंगी। भाई छोटी कंट्रीज, अरे साहब हमको लोन चाहिए दिला दो, हम क्या करें, जाओ आईएमएफ जाओ। आईएमएफ किसके इशारे पे, यूएसए के इशारे पे, हाँ साहब दे दे, हाँ दे दो, तो देगा, नहीं मना कर दिया तो नहीं दे। ऐसे आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, इन सब का मामला इसी पे था। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट विंडो सॉफ्टवेयर। भाई इनका नाम सुना है, क्या नाम है इनका, अरे वो, अरे रे रे क्या नाम था इनका, बिल गेट्स का। भाई बिल गेट्स का नाम सुना ना, तो बिल गेट्स यही तो है सॉफ्टवेयर के ऑनर। अभी आए थे इंडिया में, डॉली की झपरी, वो क्या कहते हैं टपरी पे, समझे यही। अब पूरी दुनिया को कंप्यूटराइज कर दिया, सारी दुनिया इन पे डिपेंडेंट है। आगे दूसरा इंटरनेट टेक्निक प्रोवाइड कर दी। अब भाई तुम क्या करोगे, भाई पूरी दुनिया उसी पे डिपेंडेंट, और जिस पे तुम डिपेंडेंट वही तो मालिक, वो जिधर चाहेगा उधर चलाएगा। कहेगा जरा इधर घूमो तो घूम जाओ, कहेगा उधर घूमो तो घूम जाओगे, फिर गाना गाएगा जरा सा झूम लूं मैं, अरे ना रे ना, ठीक है। तो यही सब चलेगा। तो ये सब थी उसकी पावर्स। अब इसके आगे हम उसके सॉफ्ट पावर्स की भी बात करते हैं। इसी वजह से ये दुनिया में क्या कहते हैं हेजीमनी इसने अपने एस्टैब्लिश कर पाई। इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट मार लो। आपने स्ट्रक्चरल पावर्स तो देख ली, अब सॉफ्ट पावर देखते हैं क्या है। भाई सभी में चाहिए, मिलिट्री पावर, स्ट्रेंथ पावर, स्ट्रक्चरल पावर, सॉफ्ट पावर, सारी पावर। और देखो सॉफ्ट पावर में भाई ये जो पेप्सी कल्चर है ना, ये यूएसए का है। वो अलग ब्रांड बहुत सारे आ गए, लेकिन स्टार्ट किसने किया सबसे पहले, यूएसए, पूरी दुनिया में फैलाया। दूसरी चीज फास्ट फूड कल्चर, यूएसए का। मैकडोनल्ड, इसमें पता नहीं क्या मिलता है, शायद बर्गर या पिज्जा कुछ मिलता होगा, मैं नहीं जानता, आप लोग कमेंट में बता देना इसमें क्या मिलता है। मैकडोनल्ड जो है ये उसी का, पिज्जा हट उसी का। जीन्स कल्चर, हम आप जो जीन्स पहनते हैं ये किसने प्रमोट कराया, यूएसए ने ही तो प्रमोट कराया। ये सब इसकी सॉफ्ट पावर है। और साथ में इसके साथ क्या है, मनी पावर भी है। क्या है, मनी पावर भी है। अब इसके आगे हम अगर देखें तो वो देखेंगे क्या, इंडियाज रिलेशंस देखेंगे। क्या देखेंगे, इंडियाज रिलेशन विद यूएसए देखेंगे। आपको मैं बता दूं, आपको इसी तरह का फिनोमेना आपको डिजाइन करना रहता है। किसी के साथ अगर हो तो वो तुम्हारे साथ तब तक ही जब तक उसको फायदा है। भाई यूएसए के साथ कौन लड़ाई कर लेगा, कौन दुश्मनी करेगा। अगर मान लो आज इंडिया अगर सोचे, क्योंकि वो बहुत सारी बदतमीजी करता है, धोखेबाजी गद्दारी भी करता है, इंडिया सोचे अब यूएसए से रिलेशन तोड़ दे, कल कहेगा ठीक है हम अपना सॉफ्टवेयर बंद कर दे रहे, मामला खत्म।
पूरा का पूरा डिपेंडेंसी अभी एक दिन हुआ था, कुछ घंटे के लिए हुआ था, पूरी फ्लाइट, रेलवे, ट्रेन, नेटवर्क, एवरीथिंग से स्टॉप हो गया था। समझे कि नहीं समझे? तो इसलिए उससे लड़ना का मतलब है कि फिर अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। इसी तरह से हेजीमनी हासिल की जाती है कि सबकी जरूरत की चीजें पूरी करो, चाह कर भी वो तुमसे दूर नहीं हो पाएगा, तुम्हारे पर ही डिपेंडेंट रहेगा, फिर तुम जैसा चाहो उसको यूज करो। समझे? चलिए आगे देखते हैं इंडियाज रिलेशन विद यूएसए। नोट कर लो इसको। और फाइनली इंडिया के साथ एक डील होती है 2008 में। इंडिया और यूएस साइन करते हैं एक न्यूक्लियर एनर्जी ट्रीटी। ये न्यूक्लियर एनर्जी वो न्यूक्लियर बॉम्ब की बात नहीं, न्यूक्लियर एनर्जी जिससे बिजली बनाई जाए, ये ट्रीटी साइन होती है और इसी पे ये चैप्टर क्या होता है, खत्म होता है। तो मुझे लगता है कि आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको चैप्टर समझ आ गया तो प्यारा सा एक कोई अच्छा सा कमेंट करना और शेयर कर देना अपने यार दोस्तों, चाहने वालों तक। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।